हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1। और चैप्टर 1 क्या है? केमिस्ट्री का पार्ट है। और इस जो चैप्टर 1 है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो इसके पहले कि मैं वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और जाने के बाद एसएसटी क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट आप अपना क्लास 10 साइंस डालेंगे तो तुरंत आएगा और उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें फिजिक्स के भी वीडियो हैं और केमिस्ट्री के भी हैं, पार्ट 3 और ये पार्ट 4 है। तो जो मेरा टॉपिक है, अपने पॉइंट पे आते हैं। टॉपिक है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है। मतलब जो आप बनाए वो बन गया, फिर उससे हम उस पदार्थ को ना प्राप्त कर सके जिससे कि मिलकर के वह बना है। ठीक है, जैसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में फिर हम मतलब आपको समझाएंगे। ठीक है ना? तो पहले हम लिख देते हैं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? जैसे पहले हम अपने रियल लाइफ का आपको एग्जांपल देते हैं, जो आप सभी लोग देखते हैं, समझते हैं। आप उसी के सहारे इसको आसानी से समझ जाएंगे। फिर हम आपको केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप केमिकल रिएक्शन ही लिखेंगे, तो इसलिए पहले आपको हम समझाने के लिए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दूध लिया, दूध में आपने क्या मिला दिया? एसिड। एसिड का मतलब कोई भी खट्टा चीज, अम्ल। जैसे गांव देहात में जोरण कहते हैं, तो आपको क्या मिल गया? दही मिल गया, है ना? तो ये दोनों मेरे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ठीक, अब अभिकारक हो गए और ये दही हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब हम दूध और एसिड को मिलाए, कोई भी खट्टा चीज, अम्ल, तो दही तो बना। लेकिन अब कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं, कोई ऐसा तरकीब लगाएं, युक्ति लगाएं कि दही से दूध और एसिड अलग अलग हो जाए या मिल जाए, तो होगा इम्पॉसिबल, असंभव है कि दही से फिर हमें दूध या एसिड प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ही है। क्यों? क्योंकि जो बन गया वो बन गया, फिर दूसरा नहीं बनेगा। मतलब इसकी फिर इससे हम इसको और इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं। अब एग्जाम में तो आप ये नहीं लिखेंगे, तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया पोटेशियम क्लोरेट। आपने ऐसे मान लीजिए लिख दिया पोटेशियम क्लोरेट 2K ClO3
ठीक। अब पोटेशियम क्लोरेट को आपने लिया और इसको क्या किया, हिट कर दिया, गर्म कर दिया। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड को लिया और आपने इसको गर्म किया तो आपको क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस और क्या मिल गया, ऑक्सीजन 3O2। अब आप देखिए यहाँ पोटेशियम का 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु, यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ये 3 दूनी 6, ये आपका 2 3 जा 6 परमाणु है, यहाँ भी 3 2 जा 6 परमाणु। तो अब ये पोटेशियम क्लोरेट से हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकला। अब आप देखिए ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये उड़ जाएगा, इसलिए ऊपर की ओर तीर निकाल देते हैं। अब जब ये उड़ जाएगा तो बचेगा ही नहीं, और जब बचेगा नहीं तो फिर मिल करके कैसे इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया। इसका इससे रिएक्शन कराएंगे। तो अब ये इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद में हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिला। फिर यह और यह मिल करके यह नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसका एक रीजन है, रीजन यह है गैस फॉर्म में है, तो ये इससे तो रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, हमारा सॉलिड है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4। ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि आप इसको जब ब्रेक करोगे, आपने सूत्र लिखने के लिए आप 9th में पढ़ चुके हैं, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा Ba, ये जो 2 है ये 2 इस पर आएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये Cl पर पावर -1 तो 1 तो लिखा नहीं जाता। अब क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। अब ये बैलेंस हो गया, अर्थात इस पर +2 चार्ज है। और इसी तरह से आप Na2SO4 लिखेंगे जब, ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा, ये 2 इस पर जाएगा तो, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप 1 मान सकते हैं, तो ये 1 इसका हो गया Na का, तो हो जाएगा Na⁻1, ठीक है, Na⁻1 प्लस, और ये 2 इस पर जाएगा तो हो जाएगा SO4⁻2 तो अब क्या होगा, देखो ये हमारा जो है इस पर देखिए -1 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा है, क्योंकि ये जितना देने वाला वो इतना, जितना इलेक्ट्रॉन ये देने वाला है ये उतना इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ठीक, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक प्लस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पे एक माइनस चार्ज आएगा। इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस पर +2 चार्ज आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पर -2 चार्ज आएगा। इस तरह से ये इससे रिएक्ट हो जाएगा और ये इससे रिएक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा Na रिएक्ट होगा Cl से, तो हमें क्या मिलेगा, इसको बैलेंस करने के यहाँ 2 बढ़ा देते हैं तो हमें मिल जाएगा NaCl प्लस Ba क्रिया करेगा SO4 से, तो ये मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है ना। अब यहाँ सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, सोडियम क्लोरीन 1 है तो यहाँ आगे 2 बढ़ा दीजिए, सोडियम भी 2, क्लोरीन भी 2, बेरियम यहाँ 1, यहाँ 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो इस तरह से अब देखिए इसके अपेक्षा ये ज्यादा स्टेबल है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो इससे ज्यादा BaCl2 से ज्यादा स्टेबल NaCl होगा, ठीक है ना, और Na2SO4 से ज्यादा स्टेबल BaSO4 होगा। अर्थात ये दोनों मिल करके फिर ये दोनों नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी ऊर्जा इसकी ऊर्जा से कम है, ठीक है ना। NaCl की जो ऊर्जा है ये BaCl2 के ऊर्जा से कम है, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो ज्यादा अस्थायी होगा, तो ये ज्यादा अस्थायी होगा, ठीक है। इसी तरह से Na2SO4 से इसकी ऊर्जा, ठीक है ना, ये Na2SO4 से ज्यादा स्टेबल BaSO4 होगा। अर्थात यदि इन दोनों को हम रिएक्शन करवाएं और इन दोनों का रिएक्शन करवा के हम सोचें कि हमें यह है और यह मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय क्रिया हो गया। तो कहने का मतलब वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे ये मेरा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया, ये हमारा दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में
ठीक है ना। दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में डेली बाय डेली यूज करते हैं, ऐसी ढेर सारी हम मतलब क्रियाएं होती रहती हैं जो अनुत्क्रमणीय क्रिया के एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, उसकी सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे हमने आपको दूध दही को हमने बताया, दूध में एसिड डाला दही बन गया, फिर अब दही से तो दूध और एसिड तो अलग होगा नहीं। तो इस तरह से आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संभव होती हैं, ठीक है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? वे उत्क्रमणीय, अब आप ये पढ़े होंगे ना, मतलब उत्क्रमित का मतलब क्या कि हुआ, कोई चीज बना, फिर जो बना उसकी सहायता से हम पीछे वाला जिससे मिलकर के बना था, जो उत्पाद प्राप्त हुआ, उस उत्पाद से हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं और अभिकारक से हम उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संभव होती हैं, कामा उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लोहा ले लिया, ठीक है ना। लाल तप्त लोहे पर अगर हम भाप की क्रिया करवाएं, लाल तप्त लोहे पर अगर हम किसकी क्रिया करवाएं, भाप की क्रिया, मतलब भाप को प्रवाहित करें, तो हमको क्या मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, लोहा ले लिया, Fe, ठीक है। इस पर हम भाप को प्रवाहित करें, ये लोहा कैसा है, लाल तप्त, मतलब ये लोहा गर्म करने से, तपाने से लाल हो गया है। लाल तप्त कैसा हो, ये लाल तप्त, ठीक है, तपाने से लाल हो जाए, और इस पर हम वाष्प को प्रवाहित करें, वाष्प मतलब जल को, आयरन के 3Fe + 4H2O, तो प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा Fe3O4 यहाँ देखिए आयरन कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है तो 4 हो गया, बाकी हमारा क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया, ये हो गया +4H2, है ना। अब देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप Fe मतलब लाल तप्त लोहे पर वाष्प को आप प्रवाहित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Fe3O4 + 4H2 मिलेगा। अब अगर आप 4H2 + Fe3O4 का रिएक्शन करवाएं तो आपको मिल जाएगा 3Fe + 4H2O। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं,
बिल्कुल आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, इसका इसका हमने रिएक्शन करवाया, लाल तप्त लोहे पे आप ये जल क्या है, वाष्प, वाष्प को प्रवाहित किया तो हमें ये मिला और ये मिला। लेकिन जब इसको और इसको, इन दोनों का जब रिएक्शन करवाया गया तो हमें यह मिल गया। यहां आप देखिए, है ना, समान परिस्थितियों में, खाने का मतलब गर्म करने पर ही, यहाँ क्या किए, गर्म किए, ये गर्म ही तो था। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं आप। तो ये हमारी अब क्रिया देखो, यहां जो अभिकारक था, इस अभिकारक से हमें ये उत्पाद मिला। अब अगर इसका इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो हमें ये यहां मिल जा रहा है। यानी अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, दोनों दोनों दिशाओं में क्रिया हो रही है। इससे इसका इसका क्रिया कराने पर यह प्राप्त हो रहा है, या इसका इसका क्रिया कराने पर यह प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या उत्कर्मणीय क्रिया है। अब उत्कर्मणीय क्रियाओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं? इस तरह से। अब इसको हम दो बार ना लिख करके इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। कैसे? चलिए यहां हम लिख देते हैं 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, ये क्या है, इसका मतलब हुआ अग्रव क्रिया। अग्रव क्रिया का मतलब ये दोनों मिला, ये बना, क्या बना, Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। फिर यह दोनों जब मिलेगा तो ये मिलेगा, तो इसको हम इधर की ओर ऐसे तीर लगा देंगे, ये हमारी हो गई पश्चर क्रिया। यानी ये दोनों मिलेंगे, ये बन जाएगा, और ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा, ये वाला बनेगा। जब ये और ये मिलेंगे तो ये तीर इंगित करता है अग्रव क्रिया को। कहने का मतलब इन दोनों के मिलने के बाद ये बन रहा है। और ये जो तीर है अर्ध तीर, ठीक है ना, ये आधा ही तो तीर है, पूरा तीर ऐसे दोनों तरफ होता है, ऊपर भी नीचे भी, तो अर्ध तीर है। तो ये वाला व्यक्त करता है इन दोनों के मिलने से इसको बनना, और ये वाला इंगित करता है कि इन दोनों से मिलकर के इसको बनना। बात समझ में आ गई? इसी तरह से हमारे और भी हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया PCl5, हिट किए तो आपको मिलेगा PCl3 प्लस Cl2, है ना। अब ये बनेगा, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें PCl5 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए उत्कर्मणीय अपक्रिया के। उत्कर्मणीय अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संभव होती हैं, ठीक है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम उत्कर्मणीय अपक्रिया बोलते हैं। आई होप आपके समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्लास में वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।